हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे यहां पर 19 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए तो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा की जा रही है और ये क्लास आपकी बीपीएससी और यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो ये क्लास आपके यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, सभी पीसीएस एग्जाम के साथ साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, जहां पे भी करंट अफेयर पूछा जाता है, हर एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उन पर चर्चा की जाती है। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थीम देखेंगे, दिवस देखेंगे कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवतावादी दिवस जो मनाया जाता है ये हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 19 अगस्त का जो दिन होता है इसको वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हम चर्चा कर ले, महत्वपूर्ण जो थीम होता है, कोई दिवस होता है, जो दिवस पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट थीम होते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन थीम में देखा जाए तो विश्व मानवतावादी दिवस का जो थीम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, ये इसका थीम है। इस थीम को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है आपकी परीक्षा के लिए। इसको पूछा जा सकता है कि विश्व मानवतावादी दिवस का थीम क्या है। ठीक है, देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस 2008 में आधिकारिक रूप से स्थापित किया था, यानी कि 2008 से आधिकारिक रूप से यह दिवस मनाया जा रहा है। इसका विशेष कारण देखा जाए तो 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के कॉन्वॉय पर हुए हमले को याद करने के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 22 लोग शहीद हुए थे और इसमें 17 लोग जो थे वो मानवतावादी कार्यकर्ता थे। ठीक है, और इसी चीज को देखते हुए देखा जाए तो 2008 से हर साल 19 अगस्त का जो दिन है इसको विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगली खबर देखें। पानीपत रिफाइनरी आईएससीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अब यहां पर ये जो आईएससीसी है इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन, आईएससीसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जो पानीपत रिफाइनरी है ये भारत की पहली कंपनी बन गई है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत रिफाइनरी जो है ये आईएससीसी CORSIA सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। आईओसीएल की पानीपत रिफाइनरी को यह प्रमाण पत्र विशेष रूप से एविएशन फ्यूल, जो विमानन ईंधन होता है ना, उसके उत्पादन के लिए दिया गया है। विमानन ईंधन उत्पादन के लिए आईओसीएल की जो पानीपत रिफाइनरी है उसको देखा जाए तो यहाँ पर आईएससीसी प्रमाण पत्र यानी कि इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, ये प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करता है कि रिफाइनरी द्वारा उत्पादित एविएशन फ्यूल अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन मानकों को पूरा करता है। ठीक है, यहां पर एक चीज आप याद रख सकते हैं कि ये पहला, ठीक है, पहली रिफाइनरी है जिसको ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। पहली भारतीय कंपनी है जिसको ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो पानीपत रिफाइनरी है ये आईओसीएल की 7वीं रिफाइनरी है। आईओसीएल की 7वीं रिफाइनरी है पानीपत रिफाइनरी। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो टाटा सन्स के नए डायरेक्टर, जो टाटा सन्स है, टाटा सन्स के नए डायरेक्टर बना दिए गए हैं किसको? नोएल टाटा को। ठीक है, नोएल टाटा को बनाया गया है। चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर। दैनिक जागरण की खबर है, टाटा सन्स ने अपनी 107वीं वार्षिक आम बैठक जो हुई थी इसमें नोएल टाटा को बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, जो टाटा सन्स बोर्ड है उसके निदेशक कौन बने हैं, डायरेक्टर कौन बने हैं? तो नोएल टाटा को बनाया गया है। यहां पर चर्चा कर ले। 66 वर्षीय नोएल टाटा को रतन टाटा के निधन के बाद पिछले साल 9 अक्टूबर को टाटा ट्रस्ट का भी चेयरमैन बनाया गया था। टाटा ट्रस्ट के भी चेयरमैन है। और यहां पर देखा जाए जो बोर्ड है, ठीक है, टाटा सन्स का जो बोर्ड है, टाटा सन्स के भी ये डायरेक्टर बनाए गए हैं। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट द्वारा नामित किया गया है और शेयर धारकों ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी भी दे दी है। वह 2011 के बाद से टाटा परिवार के पहले सदस्य हैं जो एक साथ 2 बोर्ड में सेवा दे रहे हैं, टाटा ट्रस्ट में भी और टाटा सन्स में भी। ठीक है, तो ये टाटा ट्रस्ट में भी से अपनी सेवा दे रहे हैं और जो टाटा सन्स है, टाटा सन्स के साथ टाटा ट्रस्ट में भी अपनी सेवा दे रहे हैं नोएल टाटा। ठीक है, 2011 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जो टाटा परिवार है उसका कोई सदस्य 2 बोर्ड की जिम्मेदारी संभाल रहा है। चलिए अगली खबर देखें। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहां पर बात कर ले तो मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के इनको ताज पहनाया गया है।
ठीक है, यहाँ पर देखें तो जो मनिका विश्वकर्मा है, राजस्थान की हैं, इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब। ठीक, और ये भविष्य में देखा जाए तो रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो ये भारत को प्रेजेंट करेंगी। कहाँ पर? जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी, 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता नवंबर में थाईलैंड में आयोजित की जाएगी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी इनके द्वारा ही किया जाएगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। और ये जो आयोजन हुआ था मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, जो इसका आयोजन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये जयपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगली खबर देखें। रेलवे ट्रैक के बीच लगा देश का पहला सोलर पैनल सिस्टम। जो रेलवे ट्रैक है ना, ट्रैक आप देखते हैं कि जो रेलवे पटरियां हैं, पटरियों के बीच जो ट्रैक होता है, ठीक है, दो पटरियों के बीच की जो जगह है यानी कि रेलवे ट्रैक है, वो स्पेस बहुत मतलब रेल का जाल पूरे भारत में फैला हुआ है, और जो रेलवे की जमीन है वो भी पर्याप्त मात्रा में भारत में है। तो क्यों ना रेलवे ट्रैक का भी यूज किया जाए, और रेलवे ट्रैक के बीच में देखा जाए तो जो सोलर पैनल होते हैं उनको बिछा दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा? ट्रेन गुजर रही है, उस टाइम तक तो चलो कोई गुजर रही है, गुजर के चली गई, लेकिन खाली टाइम में जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी उस पर, तो हमको अलग से पैनल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो रेलवे ट्रैक है उसके बीच में पैनल लगा रहेगा, तो उससे क्या होगा? उससे जो सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन और बढ़ाया जा सकता है। और उसी दिशा में देखा जाए तो ये खबर आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। और दैनिक भास्कर की खबर है आज न्यूज़पेपर की, देखा जाए यहाँ पर तो रेलवे ट्रैक के बीच लगा देश का पहला सोलर पैनल सिस्टम। चलिए चर्चा करते हैं, स्थान और पहल क्या है। यहां पर देखें तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश ने देश का पहला 70 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल सिस्टम शुरू किया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक के बीचों बीच सोलर प्लेटें बिछाई गई हैं। ठीक है, तो 70 मीटर लंबा रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल सिस्टम स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है ये जरूर याद रखिएगा, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे देखें, इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इस सिस्टम में 28 सोलर पैनल लगाए हैं, जिनकी कुल क्षमता कितनी है? 15 किलोवाट पीक इनकी कुल क्षमता है। ठीक है, विशेषता क्या है? तो पैनल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें हटाया और स्टोर भी किया जा सकता है। ये जो पैनल बिछाए गए हैं इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आवश्यकता अगर जो पड़ती है तो इनको समेटा भी जा सकता है, दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, या कहीं भी फिट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व देख लेते हैं। तो रेलवे की खाली जगहों का उपयोग बिजली उत्पादन में हो सकेगा, ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा इससे, रेलवे की बिजली पर निर्भरता कम होगी और सौर ऊर्जा का विस्तार होगा। ठीक है, जो विद्युतीकरण जो रेलवे का विद्युतीकरण था, विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया, उसको पूरा कर लिया गया। अब विद्युतीकरण जो था तो बिजली पर निर्भरता जो थी, वो बिजली की सप्लाई अगर सौर ऊर्जा से होने लगे तो और कितना अच्छा हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो भी अचीव होंगे, साथ ही साथ देखा जाए तो शून्य उत्सर्जन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसको भी प्राप्त किया जा सकेगा। उस सब दिशा में देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये कदम रेलवे के लिए नई तकनीकी की शुरुआत है और देश में हरित ऊर्जा जो ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ महत्व है, ये महत्व भी आप जाने रहिएगा, इनको आप अपने आंसर में भी जब मेंस का आंसर लिख रहे हो तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें करंट अफेयर के दृष्टिकोण से अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। रियल मैड्रिड दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गई है। दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सी? रियल मैड्रिड। परीक्षा में डायरेक्टली आपसे पूछेगा, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखें तो रियल मैड्रिड को ब्रांड फाइनेंस की फुटबॉल 2025 रिपोर्ट में देखा जाए 2025 की दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है, जिसकी ब्रांड वैल्यू देखा जाए तो 1.921 अरब यूरो, यानी कि 1.921 बिलियन यूरो इसकी ब्रांड वैल्यू है। यहां पर देखा जाए तो ये मान्यता क्लब को लगातार चौथे वर्ष प्रदान की गई है। लगातार 4 वर्षों से देखा जाए तो जो रियल मैड्रिड है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बनी हुई है। ठीक है, इससे सबसे ऊंची यहां पर देखें ए प्लस रेटिंग, AAA+ रेटिंग भी प्राप्त हो चुकी है। क्लब का ब्रांड मूल्य देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में 14% वृद्धि भी हुआ। जो ब्रांड वैल्यू है ना, ब्रांड वैल्यू में 14% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। यहां देखें तो हाल ही में टीम ने अपने यहां पर देखें तो हाल ही में टीम ने अपने 15वें UEFA चैंपियन लीग खिताब भी जीता था, जिसने इसकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि की। अब जो शीर्ष 5 क्लब हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहला स्थान किसका है? रियल मैड्रिड का है। दूसरा स्थान बार्सिलोना का है, FC बार्सिलोना फुटबॉल क्लब बार्सिलोना।
तीसरा है मैनचेस्टर सिटी का, चौथा लिवरपूल का स्थान है और पांचवा जो है ये पेरिस सेंट जर्मेन, ये पांचवें स्थान पर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये पूरा जो पांचों लिस्ट है, पांचों लिस्ट आप याद रखिएगा और आपको जो ब्रांड वैल्यू याद रखनी है वो किसकी, रियल मैड्रिड की याद रखनी है। चलिए अगली खबर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान और बल्लेबाज बॉब सिम्पसन का निधन हो गया। ये है बॉब सिम्पसन, इनका निधन हो गया है, कोच भी रह चुके हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बॉब सिम्पसन का देखा जाए तो 16 अगस्त को सिडनी में 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। उन्होंने 1957 से लेकर 1978 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 4,869 रन तथा 10 शतक और 27 अर्धशतक भी शामिल हैं। उन्हें स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम 1985 में, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2006 में और आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2013 में शामिल किया गया। उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से 2007 में सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि किस, आपसे सीधे पूछेगा कि बॉब सिम्पसन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखें। इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज जिले में स्पेस लैब का उद्घाटन किया। इसरो के द्वारा देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में एक स्पेस लैब, स्पेस लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। चलिए चर्चा कर लेते हैं क्या पॉइंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर सियोमी जिले में, जो सियोमी जिला है, यहीं पर मेचुक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहीं पर अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की है। देखा जाए तो इसका उद्घाटन 16 अगस्त 2025 को राज्य के शिक्षा मंत्री पासांग दर्जो सोना ने किया है, पासांग दोरजे सोना ने किया है। और इस परियोजना में देखा जाए तो इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से ये लेबोरेटरी स्थापित की गई है। जो ये प्रयोगशाला स्थापित हुआ है, स्पेस लैब स्थापित किया गया है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो स्थापित हुआ है, इसकी स्थापना इसरो और मुस्कान फाउंडेशन दोनों के द्वारा मिलकर की गई है। ठीक है, और इस केंद्र का नामकरण जो है, इसका नाम क्या रखा गया है, तो इस केंद्र का नाम आप याद रखिएगा, क्या नाम रखा गया है, पासेंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लेबोरेटरी, इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है, पासेंग वांगचुक सोना इसका नाम है। ठीक, चलिए अगली खबर देखें। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन। अब ये उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जब भी करंट अफेयर पढ़ते टाइम आपको कहीं एक चीज दिखे, पहला, विश्व का पहला, भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, या कोई ऐसा इवेंट जो पहली बार हुआ हो, या सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसा कुछ भी कोई खबर आपको दिखती है, तो वहां पे आप थोड़ा सा रुका करें, उसको हाईलाइट किया करें या उसको एक बार ध्यान से देख लिया करें। वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब आप छोटे थे, बसों में यात्रा करते थे, तो 10 रुपए की एक किताब मिलती थी। ठीक है, अब वो 10 रुपए की किताब सामान्य ज्ञान वाली मिलती थी, उसमें आप पढ़ते थे। मतलब वो बस में जो किताब बेचता था वो खुद ही बताता था, मतलब कुछ चीजें बोलता था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो हाथी जैसे विशाल जानवर को भी अपने पंजे में दबा के उड़ जाता था, कौन सा ऐसा पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें सुई चुभाने से दर्द नहीं होता। ये सारी चीजें देखा जाए तो उस 10 रुपए की किताब में लिखी हुई हैं। और यूपी पीसीएस देखा जाए तो 2018 में सवाल पूछा कि कौन सा ऐसा जानवर है जो 1 महीने तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। अब उसमें उस किताब में जो 10 रुपए वाली किताब बस में बिकती थी, उसमें लिखा हुआ था कंगारू चूहा। ठीक है, 2017 में पूछा था कौन सा ऐसा शरीर का अंग है जहां पर सुई चुभाने से दर्द नहीं होता। ऑप्शन में आंख था, हृदय था, मस्तिष्क था, सब कुछ था, और सही ऑप्शन उसका मस्तिष्क था। ये चीजें उस किताब में लिखी हुई थी। तो ऐसे क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सी चीजें होती है जो न्यूज़पेपर में रही कि कौन सा ऐसा पहला है, पहला हुआ, या कौन सी महिला है जो पहली बार इस पद पे रही। ये सब चीज जब आप विविध पढ़ते हैं, मिसलेनियस पढ़ते हैं, तो वहां पर लास्ट में दिया होता है कि पहले पुरस्कार विजेता कौन, पहली महिला कौन, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कौन। तो इस प्रकार की जब खबरें आए और करंट से रिलेटेड कोई खबर रहे तो उसको आप थोड़ा हाईलाइट करके रखें, और उन खबरों को आप अपनी मुख्य परीक्षा में भी जहां भी आपको जरूरत लगे कि हाँ यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ बॉक्स बना के जरूर यूज़ किया करें। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको लगता है ना छोटी छोटी चीज़ें, अरे ठीक है हमने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, ये आपको औरों से अलग बनाने का काम करता है। लगता है कि हाँ आप नॉलेज, मतलब आप पर्याप्त नॉलेज रखते हैं, किताबी ज्ञान से हटकर भी आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर से रिलेट करके सारे प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है। नवभारत टाइम्स की खबर है, देखें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर
गोरखपुर में देखा जाए तो खानिमपुर पड़ता है। खानिमपुर कहाँ पर है? गोरखपुर में। और यहीं पर उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है। ये प्लांट टोरंटो समूह द्वारा स्थापित किया गया। किस कौन से समूह? टोरंटो समूह के द्वारा स्थापित किया गया है। देखा जाए तो प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। जब दो कथन में पूछ ले, ठीक है, दो कथन में अगर सवाल पूछना हो तो यही पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कानपुर में किया गया, पहला कथन। दूसरा कथन, यह प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला और भारत का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पहला कथन तो गलत हो गया और दूसरा कथन सही है। पहला कथन गलत क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना कानपुर में नहीं गोरखपुर में हुई है। ठीक है, और सही क्यों है? क्योंकि प्रदेश में पहला और भारत का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अब यहां चलिए आगे बात कर रहे हैं। तो राज्य सरकार ने 22,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें अभी तक 6,000 मेगावाट हासिल हो चुका है। ये कदम उत्तर प्रदेश के नवीकरणीय ऊर्जा हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल करवाने में मदद करेगा, जो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये। ठीक है, चलिए अगली खबर देखें। तो मुंबई में खुला पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। फिर आ गया पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो मुंबई में लोढ़ा फाउंडेशन द्वारा लोढ़ा गणितीय विज्ञान संस्थान का उद्घाटन हुआ है और यह भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, परीक्षा में नाम भी पूछ सकता है कि भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? तो लोढ़ा गणितीय विज्ञान संस्थान। ये भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, मुंबई में खुला देश का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान। यहां पर चर्चा करें तो संस्थान का नेतृत्व डॉक्टर वी कुमार मूर्ति कर रहे हैं और इसके सलाहकार विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर मंजुल भार्गव हैं। ठीक है, सलाहकार की भूमिका में कौन है यहाँ पर? एडवाइजर कौन है? तो डॉक्टर मंजुल भार्गव यहाँ पर एडवाइजर की भूमिका में अदा कर रहे हैं। देखा जाए तो इसमें देश विदेश के शीर्ष शोधकर्ता और गणितज्ञ शामिल होंगे तथा प्रवासी भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ भी इसके विकास से जुड़े होंगे। ठीक है, चलिए अंतिम खबर देखें आपकी आज के इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर है उनमें से। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर, इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की भारतीय मूल की सॉलिसिटर बनी है। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कृषांगी मेश्राम, ये है कृषांगी मेश्राम। 21 वर्ष की आयु में देखा जाए तो ये सॉलिसिटर बनी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर। तो भारतीय मूल की कृषांगी मेश्राम ने 21 साल की उम्र में इंग्लैंड और वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनकर भारत का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने महज 15 वर्ष की आयु में देखा जाए तो मिल्टन कीन्स स्थित ओपन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई शुरू की। 18 वर्ष की आयु में कानून में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री हासिल की। मूल रूप से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की रहने वाली कृषांगी का पालन पोषण इस्कॉन मायापुर समुदाय में हुआ है। जो पश्चिम बंगाल में जो मायापुर इस्कॉन का जो मंदिर है मायापुर, ये सबसे बड़ा इस्कॉन संस्था का सबसे बड़ा देखा जाए तो भारत में स्थित मायापुर में सबसे बड़ी संस्थान है इस्कॉन की, और वहीं पर इनका लालन पालन हुआ है कृषांगी मेश्राम का। और ये अब जाकर देखा जाए तो वेल्स में, इंग्लैंड और वेल्स में देखा जाए तो ये सबसे कम उम्र में सॉलिसिटर बन गई हैं। ठीक है, तो ये खबर आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आज जो हमने पढ़ा अभी तक 10-15-20 मिनट में जो कुछ भी हमने पढ़ा उनसे संबंधित कुछ सवाल है जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला सवाल क्या है? विश्व मानवतावादी दिवस 2025 का थीम क्या है? बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज, strengthening global solidarities and empowering local communities, human dignity and justice for all, sustainable peace and cooperation। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? IACC CORSIA प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? मथुरा रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी या हल्दिया रिफाइनरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोएल टाटा को 2025 में किस कंपनी के बोर्ड का निदेशक किया गया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, टाटा स्टील, टाटा सन्स, टाटा केमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला निजी गणित अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फुटबॉल 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। मैनचेस्टर सिटी, FC बार्सिलोना, रियल मैड्रिड या लिवरपूल। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न हमने आपसे पूछे और मैं उम्मीद करता हूं कि इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। और
घटना चक्र के द्वारा संचालित सयास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज 2 तारीख से स्टार्ट है। 3 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट वो दे सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर टेस्ट आपको देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप बाद में टेस्ट ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन टेस्ट आप आके देना चाहते हैं, ऑफलाइन टेस्ट बाद में ज्वाइन करते हैं। तो आप ये सोचें कि जो पहले टेस्ट हो चुके हैं उन टेस्ट की हम कॉपी ले ले, घर पे जाके सॉल्व करेंगे, फिर बाद में आप सॉल्व नहीं करते, उसको पड़ा रह जाता है वैसे ही। ऐसा कुछ नहीं है, आपको आके बाकायदा आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आप आइए, जो आपके टेस्ट हैं, जो बचे हुए टेस्ट हैं या छूट गए टेस्ट हैं, उन टेस्ट को दीजिए, OMR फिल करिए। OMR जब आप फिल करके जमा कर देंगे उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन, आपकी कॉपियाँ दे दी जाती हैं, आप ले जाएं, चेक करें। रिजल्ट भी आपको तुरंत मिनटों में रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम 1 हफ्ते आपसे वेट करवाते हैं। सारी चीज़ें देखा जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद महज 5 मिनट में आपका जो रिजल्ट है, आपका स्कोर है, कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, और सारे रिजल्ट का रिकॉर्ड। ऐसा नहीं कि हम आपको एक बार PDF एक बार बना के दे दिए, फिर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि पिछला हमारा परफॉर्मेंस क्या था, आगे हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा। सारे परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड आपके फ़ोन में होगा। आप अपने फ़ोन से अपने OMR को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद चुटकियों में आपका जो रिजल्ट है वो आपके समक्ष होगा। और पुराने रिजल्ट से आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि हमने जो पहले पढ़ा या पहले हमने एग्जाम दिया या टेस्ट दिया, उस टेस्ट में हमारा स्कोर क्या था, और आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे स्कोर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो सयास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें देखने को मिल जाएंगी। आप लोग सयास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जो ऑनलाइन टेस्ट का जो सेक्शन है वहाँ पर आप जाएंगे, वेबसाइट पर या ऐप ओपन करेंगे तो उसमें एक स्लॉट दे रखा है टेस्ट का। उस टेस्ट के स्लॉट में ओपन जब करेंगे तो वहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट अलग अलग वहाँ पर मिल जाएंगे। अभी देखा जाए तो 15% संस्था के द्वारा ऑफ दिया जा रहा है। उस 15% ऑफ में आप उसको अवेल कर सकते हैं और जाके संस्था पे आके आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जो प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज से आसपास के, वो टेस्ट देने आना चाहते हैं तो आके दे सकते हैं। और जो बाहर हैं प्रयागराज से, फिर वो टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।